हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। देखो, आज अपने डिस्कस करने वाले हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं जो हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक है। हमारे पास में जो सेक्शन 2 है वो अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं, सेक्शन 02। और सेक्शन 02 में सबसे पहला टॉपिक अपने डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे, आई थिंक इट इज विजिबल। सेक्शन 02 में सबसे पहला टॉपिक अपने डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे, दैट इज बॉन्डिंग इन सॉलिड। बॉन्डिंग के बाद इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, कई बार छोटा मोटा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बॉन्डिंग इन सॉलिड एक लेक्चर का काम है, एक लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अपने लैटिस वाइब्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। और इससे पहले हमने सेक्शन फर्स्ट डिस्कस किया था, उसका जो असाइनमेंट है, असाइनमेंट 01, वो टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोडेड है पीडीएफ फाइल में। और कुछ क्वेश्चन मैंने वीडियो लेक्चर में भी करवाए थे डायरेक्ट, कुछ असाइनमेंट्स में दिए थे। असाइनमेंट्स का वीडियो सॉल्यूशन तुम्हें जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि एक बार खुद ट्राई कर लो तुम उन क्वेश्चन को, तुमसे कितने बन पा रहे हैं। आई थिंक 35 क्वेश्चन है उसमें असाइनमेंट में। ठीक है, जितने तुमसे बन पा रहे हो बनाओ, तुम्हें जो वीडियो सॉल्यूशन है वो जल्दी ही यूट्यूब पे अपलोड मिल जाएगा। ठीक है, बॉन्डिंग इन सॉलिड की बात करते हैं। सॉलिड, यदि सॉलिड की बात करें तो अपनी कौन से टाइप का सॉलिड यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे? अपने डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। और क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब है जिसकी स्टेबिलिटी हाई हो, हाई स्टेबिलिटी सॉलिड के बारे में डिस्कस कर रहे थे। और जब भी हाई स्टेबिलिटी की अपने बात करेंगे, इसका मतलब है जो बॉन्डिंग है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होगी। तो बॉन्डिंग काफी ज्यादा स्ट्रांग होगी, तो बॉन्डिंग स्ट्रांग क्यों है, तो इस वजह से ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग होगी वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होगी। ठीक है, किसके बीच में बॉन्डिंग होगी? क्रिस्टल सॉलिड की जब अपने बात करते हैं तो सॉलिड में हमारे पास में जो एटम है, क्रिस्टल है, क्रिस्टल में हमारे पास में लैटिस है, लैटिस के अंदर बेसिस है, बेसिस के अंदर हमारे पास में एटम है। तो जो एटम है हमारे पास में, या मॉलिक्यूल की अपने बात करें, तो एटम के बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होने की वजह से ये जो टॉपिक है बॉन्डिंग इन सॉलिड, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बॉन्डिंग कितने टाइप की होती है सॉलिड, यदि अपने क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो बॉन्डिंग है वो कितने टाइप की होगी उसके बारे में अपने डिस्कस करेंगे। बॉन्डिंग का मतलब है जो एटम है हमारे पास में क्रिस्टल के अंदर, हमारे पास में क्रिस्टल के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम हो सकते हैं। जैसे अपने सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर की बात करें तो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में हमारे पास में ये जो हमारे पास में कॉर्नर्स है ये एटम्स होंगे, और इन एटम के बीच में एक बॉन्डिंग होगी, आपस में बंधे होंगे ये। और ये जो बॉन्डिंग होगी वो अलग अलग टाइप की बॉन्डिंग हो सकती है। वो एटम के साइज पे डिपेंड करता है, एटम की वैकेंसी पे डिपेंड करता है, जो एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन है वो उसको किस टाइप से फिल किया गया है उस पर डिपेंड करता है। तो अलग अलग टाइप की हमारे पास में यहाँ पे बॉन्डिंग हो सकती है। ठीक है, तो इसको अपने आयनिक बॉन्डिंग भी कह देते हैं, बॉन्डिंग इन सॉलिड। और जो सॉलिड में बॉन्डिंग है हमारे पास में जनरली दो टाइप की बॉन्डिंग होती है। कौन कौन से टाइप की बॉन्डिंग होती है? सबसे फर्स्ट टाइप जो बॉन्डिंग का है, देयर आर टू टाइप ऑफ बॉन्डिंग। दो टाइप की हमारे पास में यहाँ पे बॉन्डिंग होती। कौन कौन से टाइप? फर्स्ट टाइप है हमारे पास में यहाँ पे प्राइमरी बॉन्डिंग, प्राइमरी बॉन्डिंग। और सेकंड टाइप है हमारे पास में यहाँ पे सेकेंडरी बॉन्डिंग कह देते हैं इसको। जो फर्स्ट प्राइमरी बॉन्डिंग होगा और जो सेकंड है वो है सेकेंडरी बॉन्डिंग। और जो प्राइमरी बॉन्डिंग है इसमें मेनली हमारे पास में तीन टाइप की कैटेगरी है प्राइमरी बॉन्डिंग में। कौन कौन सी तीन टाइप है हमारे पास में? फर्स्ट टाइप है हमारे पास में इसमें आयनिक बॉन्डिंग। इनको एक एक करके अपनी स्टडी करेंगे। दूसरा है हमारे पास में कोवेलेंट बॉन्डिंग। और जो थर्ड है हमारे पास में वो है मेटेलिक बॉन्डिंग। और ये जो बॉन्डिंग है हमारे पास में, ये इलेक्ट्रॉन के, ये जो प्राइमरी बॉन्डिंग है हमारे पास में, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग की वजह से और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से या इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की वजह से ये बॉन्डिंग होती है। एटम आपस में या तो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देते हैं या इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। तो हमारे पास में ये तीन टाइप की बॉन्डिंग मिलती है। तो इस वजह से इसको अपने कहते हैं प्राइमरी बॉन्डिंग।
इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है या इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। और जो सेकेंडरी बॉन्डिंग है यहाँ पे बेसिकली हमारे पास में दो टाइप की बॉन्डिंग है। फर्स्ट है हमारे पास में वॉन्डरवॉल इंटरेक्शन भी कह सकते हैं या बॉन्डिंग भी कह सकते हैं। और जो सेकंड टाइप है हमारे पास में दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये जो दोनों टाइप की बॉन्डिंग है इसमें इलेक्ट्रॉन का कोई भी शेयर नहीं होता, लेकिन ये जो बॉन्डिंग होती है ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से होती है। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कोई भी शेयर नहीं होता, इलेक्ट्रॉन का कोई भी ट्रांसफर नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, डाइपोल का इंटरेक्शन होता है। तो देर आर 5 टाइप ऑफ बॉन्डिंग। प्राइमरी बॉन्डिंग में जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो सकता है, इलेक्ट्रॉन का शेयर हो सकता है। ऑब्वियसली एटम है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर भी कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को शेयर भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन को पार्शियली शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, ये कोवेलेंट बॉन्डिंग और जो मेटेलिक बॉन्डिंग है वो लगभग सिमिलर टाइप की बॉन्डिंग है। लेकिन कोवेलेंट बॉन्डिंग में जो डिटेल में डिस्कस करेंगे, कोवेलेंट बॉन्डिंग में जो शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की वो कंप्लीट शेयरिंग होती है। लेकिन मेटेलिक बॉन्डिंग की बात करें तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है वो पार्शियली शेयरिंग होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि दो एटम ही शेयर करेंगे, दो से ज्यादा एटम भी एक इलेक्ट्रॉन को या दो इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकते हैं मेटेलिक बॉन्डिंग में, क्योंकि वहां पे वो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्री होता है, वो किसी भी एटम के पास में जा सकता है। सेकेंडरी बॉन्डिंग की बात करें तो यहाँ पे वॉन्डरवॉल इंटरेक्शन जो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट की वजह से होता है। डाइपोल इंटरेक्शन है ये इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट की वजह से होता है, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। और जो हमारे पास में सेकंड है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये परमानेंट डाइपोल मोमेंट की वजह से होता है, परमानेंट डाइपोल मोमेंट। ये इनमें ऊपर ऊपर से मैंने डिफरेंस बता दिया एक बार। अब सबसे पहले अपने एक एक करके सभी बॉन्डिंग को पढ़ते हैं। उससे पहले हमें डिस्कस करना है कि जो हमारे पास में सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उसकी स्टेबिलिटी के बारे में थोड़ा सा अपने डिस्कस करते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब बॉन्डिंग तो हमें पता है बॉन्डिंग होती है उसी वजह से वो स्टेबल है। स्टेबिलिटी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये मैंने आई थिंक पहले भी थोड़ा बहुत इसके बारे में डिस्कस किया था। अब स्टेबिलिटी, जब भी दो एटम हैं आपस में, दो एटम को अपने कनेक्ट करते हैं, जब भी दो एटम आपस में कनेक्ट होते हैं, उन आपस में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है दो एटम में। मान लो दो एटम है ये हमारे पास में और दोनों एटम बहुत ज़्यादा दूर है, दोनों की रेडियस लेट्स से r है और दोनों एटम बहुत ज़्यादा दूर है। देयर इज नो इंटरेक्शन अमंग्स द एटम, इन दोनों एटम के बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं है। जब इन एटम को, अब एटम में हमारे पास में क्या हो सकता है, एटम में हमारे पास में न्यूक्लियस हो सकता है और इलेक्ट्रॉन हो सकता है। यहाँ पे भी न्यूक्लियस हो सकता है और इलेक्ट्रॉन हो सकता है। ठीक है, जब इन एटम को अपने पास में लाते हैं, जब इन एटम को पास में लाया जाता है, फाइनाइट डिस्टेंस पे लाया जाता है, तब क्या होता है हमारे पास में, यहाँ पे रिपल्शन भी होता है, अट्रैक्शन भी होता है। देयर आर टू टाइप ऑफ इंटरेक्शन। एक अट्रैक्शन होगा हमारे पास में जिसको, क्योंकि अपोजिट चार्जेस है, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेगा। और दूसरा टाइप का इंटरेक्शन होता है हमारे पास में रिपल्सिव इंटरेक्शन। और रिपल्सिव इंटरेक्शन किस वजह से होता है, रिपल्सिव इंटरेक्शन होता है हमारे पास में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल करेंगे, न्यूक्लियस न्यूक्लियस आपस में रिपल करेंगे। तो दो टाइप के हमारे पास में इंटरेक्शन होते हैं। और जब इनको पास में लाया जाता है ये अट्रैक्ट करते हैं और रिपेल भी करते हैं। और एक स्टेज ऐसी आती है जिस स्टेज पर जब ये पास में लाए जाते हैं तो एक स्टेज ऐसी आती है जहां पे अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों आपस में बैलेंस हो जाते हैं। तो उस स्टेज को अपने कहते हैं, उस पॉइंट को, और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इन दोनों के बीच की लेस से डिस्टेंस हमारे पास में, जब रिपल्शन और अट्रैक्शन आपस में बैलेंस कर जाते हैं और उस पॉइंट पे इन दोनों के बीच की लेस से डिस्टेंस r0 है, इसको अपने, इस पोजीशन को अपने कहते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। और ये इसकी स्टेबल स्टेट होती है, ये इसकी स्टेबल स्टेट होती है। और स्टेबल स्टेट में इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी वो इसकी मिनिमम होती है। ठीक है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है।
पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम का मतलब ही है कि वो स्टेबिलिटी की तरफ है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, ठीक है। और यदि अपने इसका पोटेंशियल एनर्जी का डिस्टेंस के साथ में ग्राफ प्लॉट करें, पोटेंशियल एनर्जी का डिस्टेंस के साथ में, तो यहाँ पे जो हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी का डिस्टेंस के साथ में जो ग्राफ होगा वो कैसा ग्राफ होगा हमारे पास में, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे हमारे पास में देखो, यदि अपने बात करें यहाँ पे रिपल्शन की, दो टाइप के फोर्स है हमारे पास में, एक रिपल्सिव फोर्स है, एक अट्रैक्टिव फोर्स है। अट्रैक्टिव फोर्स इसको पास लाने की कोशिश करेगा तो उसकी वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो नेगेटिव होगी, और रिपल्सिव फोर्स इसको दूर ले जाने की कोशिश करेगा जिसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी, और पोटेंशियल एनर्जी आर के साथ में डिक्रीज कर रही होगी, ठीक है। अट्रैक्टिव पोटेंशियल एनर्जी आर के साथ में नेगेटिव होगी हमारे पास में, जो पोटेंशियल एनर्जी देखो, पोटेंशियल फोर्स हमारे पास में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है जिसको एफ ए से लिख देते हैं, वो होगा हमारे पास में के बाय आर की पावर, लेट्स से उसको एन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, 2 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे एन की वैल्यू 1 2 3 4 हो सकती है, लेकिन ये नेगेटिव होगा। और जो रिपल्सिव फोर्स होगा हमारे पास में वो होगा के अपॉन आर की पावर एम, ठीक है। सम कॉन्स्टेंट ले सकते हैं, कॉन्स्टेंट अलग अलग भी हो सकता है, ए बी कॉन्स्टेंट भी हो सकता है, लेकिन ये पॉजिटिव फोर्स होगा क्योंकि रिपल्सिव फोर्स है, ये दूर ले जाने की कोशिश करेगा। तो रिपल्सिव फोर्स की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो पॉजिटिव होगी, और अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी, और जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो भी 1/r की पावर पे ही डिपेंड करेगी, वो आर के प्रोपोर्शनल नहीं होगी, वो आर के साथ में डिक्रीज ही करेगी। तो रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी का जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस टाइप से हमें देखने को मिलेगा, प्रोपोर्शनल टू 1/r की पावर, फोर्स हमें पता है फोर्स होता है माइनस du/dr, तो u होगा F.dr, और इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, r की पावर -n+1, वो दोबारा नीचे आ जाएगा -n+1, तो n-1 हो जाएगा, तो वो उसकी पावर से डिक्रीज करेगा। अब यहाँ पावर कुछ भी लिख सकते हो तुम, यदि हमारे पास में r की पावर जो रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी है वो r की पावर m है, तो यहाँ पे r की पावर -m+1 -m+1, तो r नीचे आ जाएगा हमारे पास में 1/r की पावर m-1, तो यहाँ पे आ जाएगा r की पावर m-1, तो इससे जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज करेगी। ये है रिपल्सिव। और अट्रैक्टिव वाला जो ग्राफ है वो कुछ इस टाइप से हमें देखने को मिलेगा, और यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी वो नेगेटिव में होगी 1/r की पावर n-1, ठीक है। और कंबाइंड इन दोनों का ग्राफ बनाएंगे तो कंबाइंड ग्राफ हमें कुछ इस टाइप को देखने को मिलेगा, और ये तुम्हें याद रखना, ग्राफ फाइनल जो ग्राफ देखने को मिलेगा वो कुछ इस टाइप से हमें देखने को मिलेगा। ये हमारे पास में फाइनल ग्राफ है। अब देखो ये जो पॉइंट होगा यहाँ पे, ये r इक्वल टू, ये r है हमारे पास में, ये r इक्वल टू r0 डिस्टेंस होगी, ठीक है, और ये r की वैल्यू होगी, ये म्यू होगा हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है इन दोनों को कंबाइन कर दिया हमने ग्राफ, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है हमारे पास में वो पहले, अब देखो, अब यहां से समझने की कोशिश करो इसको, अब देखो इसको समझने की कोशिश करो, लेट्स से ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है जो हमारा एटम है, और ये स्टेबल पोजीशन पे, जब इसको अपने खींचेंगे, दोनों एटम को बाहर की तरफ खींचेंगे, तो बाहर की तरफ खींचेंगे r0 की वैल्यू इंक्रीज होगी, r0 की वैल्यू इंक्रीज होगी, r की वैल्यू इंक्रीज होगी, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, तो पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे इंक्रीज होती जाएगी, नेगेटिव में इंक्रीज हो रही है, ठीक है, धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, और एक पोजीशन ऐसी आएगी जिसपे दोनों एटम आपस में टूट जाएंगे, ये बॉन्ड है यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, उस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास में 0 हो जाएगी। तो इसको अपने, इस एनर्जी को अपने कहते हैं डिसएसोसिएशन एनर्जी, डिसएसोसिएशन एनर्जी, या बाइंडिंग एनर्जी भी अपने कह देते हैं, दो एटम को अलग अलग करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, डिसएसोसिएशन एनर्जी। और ये वैल्यू कई बार एग्जैक्टली ये नहीं होती, 0 पॉइंट एनर्जी को कई बार माइनस करना पड़ता है इसमें से, वो अभी अपने अकाउंट में नहीं ले रहे, तो दिस इज डिसएसोसिएशन एनर्जी। अब इसको यदि अपने प्रेस करें दोनों को, अब पहले तो हमने दोनों को खींचा था, अब दोनों को स्क्वीज करो, प्रेस करो, तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी, लेकिन यहाँ पे कितना भी ज्यादा कंप्रेस कर दो इन दोनों को, ये टू ब्रेक नहीं होगा बॉन्ड, ठीक है, ये तो कंप्रेस कर रहे हैं,
तो पोटेंशियल एनर्जी इसको क्रॉस करते हुए इन्फिनिटी की तरफ मूव कर जाएगी। एक लिमिट होगी ना कितना प्रेस कर सकते हैं, एक लिमिट से ज्यादा प्रेस नहीं कर सकते उस टाइम, और वो ऐसे तो है नहीं ब्रेक होगा, तो प्रेस करते जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि रिपल्शन बहुत ज्यादा बढ़ता जाएगा, इस एरिया में रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा। और एक टाइम पे दोनों के हमारे पास में दोनों जो एटम है जो आपस में उनको प्रेस करते जाएंगे तो उनमें रिपल्शन बहुत हाई रिपल्शन हो जाएगा। हाई रिपल्शन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी उनकी इन्फिनिटी चली जाएगी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी, और जब उनको छोड़ देंगे तो वापस वो उसी पोजीशन में आ जाएंगे, जब खींचेंगे तब यहाँ तक ही जा सकते हैं वो। ठीक है, तो ये हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ होगा। अब यहाँ से तुम ये भी देख सकते हो जो पोटेंशियल एनर्जी है, लेट्स से हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी का इन जनरल यदि अपने फॉर्मूला लिखे, या फोर्स का इंजन जो हमारे पास में फोर्स पोटेंशियल एनर्जी हमें गिवन है यदि, तो पोटेंशियल एनर्जी से अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे बात करें तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नेट फोर्स की वैल्यू 0 होगी, बट पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं होगी। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नेट फोर्स की वैल्यू 0 होगी। इसका मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी, फोर्स क्या होता है हमारे पास में, माइनस du/dr, ये फोर्स होता है। ठीक है, अब ये फोर्स कब लिख सकते हैं, ये सिर्फ कंजर्वेटिव, ये यदि ये इसको ग्रेडियंट की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, माइनस ग्रेडियंट ऑफ u इक्वल टू फोर्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये कब लिख सकते हैं, जब फोर्स हमारे पास में कंजर्वेटिव नेचर का हो। ये मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी बताया हुआ है कि जब भी फोर्स कंजर्वेटिव नेचर का है तो अपने उसको ग्रेडियंट ऑफ सम पोटेंशियल के टर्म में लिख सकते हैं। तो ये जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव नेचर का, क्यों, क्योंकि इसको ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल के टर्म में हमने लिखा है। ठीक, कंजर्वेटिव का मतलब है कि उसका जो लाइन इंटीग्रल है, क्लोज लाइन इंटीग्रल, वो 0 होगा, या उसका डेल क्रॉस एफ लेंगे तो वो 0 होगा, या इसका क्लोज लाइन इंटीग्रल क्लोज पाथ में 0 होगा। ये इसकी कंजर्वेटिव की डेफिनेशन, कंजर्वेटिव फोर्स की, ये याद रखना। ठीक है, तो ये जो फोर्स है यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स होगा हमारे पास में, मतलब क्लोज पाथ में किसी भी पार्टिकल को मूव करवाने में जो वर्क करना पड़ेगा हमें वो 0 होगा। तो ये हमारे पास में फॉर्मूला है। तो फोर्स 0 इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे du/dr 0 होगा। इसका मतलब u हमारे पास में मिनिमम होगा। क्यों होगा मिनिमम, क्योंकि इसका सेकंड डेरिवेटिव लोगे वो ग्रेटर देन 0 आएगा, तो यहाँ पे जो u की वैल्यू है वो मिनिमम वैल्यू होगी। इस पॉइंट पे जो फोर्स है वो 0 होगा, नेट फोर्स की वैल्यू हमारे पास में 0 होगी। यदि तुम्हें u गिवन है, इफ u इज गिवन, u गिवन है तुम्हें और तुम्हें इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालनी है, तो du/dr करो, 0 के इक्वल पुट कर दो, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन तुम्हारे पास में निकल जाएगी। और u गिवन और फोर्स निकालना है तो फोर्स होगा माइनस du/dr, तो यहाँ से फोर्स भी तुम कैलकुलेट कर सकते हो। फोर्स गिवन है, u निकालना है तो u इक्वल टू माइनस f.dr, तो u गिवन है तो फोर्स गिवन है तो u भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, फोर्स नेगेटिव है u नेगेटिव होगा, फोर्स पॉजिटिव है u पॉजिटिव होगा, ये याद रखना। फोर्स ग्रेटर देन 0 है तो u ग्रेटर देन 0 होगा, फोर्स लेस देन 0 है u लेस देन 0 होगा। ये तो एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में 0 ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 कई बार मिस इंटरप्रेट कर देते हैं अपने। ग्रेटर देन 0 का मतलब वो रिपल्सिव फोर्स है, दिस इज रिपल्सिव, और ये अट्रैक्टिव फोर्स है, दोनों एक दूसरे को पार्टिकल अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो तुम्हें ध्यान में रखने। और यहाँ पे यदि अपनी बात करें तो इस लिमिट में बात करें, r ग्रेटर देन r0 के लिए इस ग्राफ को देख के बता सकते हो, r ग्रेटर देन r0 रीजन में अट्रैक्टिव फोर्स रिपल्सिव फोर्स से ज्यादा है, तभी तो पार्टिकल है, लेट्स से पार्टिकल इस तरफ मूव करने की कोशिश करेगा क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा है। r ग्रेटर देन r0 पे अट्रैक्टिव पोटेंशियल एनर्जी या अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है तो पार्टिकल इधर मूव करने की कोशिश करेगा। और r लेस देन r0 पे इस रीजन में रिपल्सिव फोर्स ज्यादा है, अट्रैक्टिव फोर्स कम है, तो पार्टिकल है वो
स्टेबिलिटी की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा। पार्टिकल नहीं कहेंगे अपने, दो एटम है, दो एटम का एक सिस्टम है, ठीक है। ये एक सिंगल पार्टिकल नहीं है, देख के तुम्हें एक सिंगल बॉडी सिस्टम लग रहा होगा ये, जैसे ये हमारे पास में एक सिस्टम है कि एक पार्टिकल को इसमें रखा है तो ये इस पोजीशन पे मूव करने की कोशिश कर रहा है, फिर यहाँ जा रहा है, यहाँ से भी इस पोजीशन पे आने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो सिस्टम, ये हमारे पास में जो सिस्टम है सिंगल बॉडी सिस्टम है। लेकिन हम कौन से सिस्टम की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इस सिस्टम की, इस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। तो इस सिस्टम को भी सिंगल बॉडी सिस्टम में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये टू बॉडी प्रॉब्लम है, इसको भी सिंगल बॉडी प्रॉब्लम में, सेंट्रल फोर्स में जैसे अपने करते हैं, या हाइड्रोजन एटम प्रॉब्लम को जैसे अपने सिंगल बॉडी प्रॉब्लम में कन्वर्ट करते हैं। तो दोनों का नेचर तो सेम ही है ना, फंडामेंटली देखा जाए तो। ये भी अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन को गेन करना चाहता है, ये दो एटम है आपस में पास में आना चाहता है, और ये भी अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन को गेन करना चाहता है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन है उसको डिफाइन कर देंगे, उसके पोटेंशियल को डिफाइन कर देंगे, किस टाइप का पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को ड्रॉ कर देंगे, और उसके अंदर एक पार्टिकल को छोड़ देंगे। जो पार्टिकल होगा इसके अंदर वो इन दोनों का रिड्यूस्ड मास होगा। वो अपने यहाँ नहीं कर रहे, वो अपने हाइड्रोजन एटम में करते हैं। जस्ट मैंने बताया है तुम्हें किस टाइप से अपने इस प्रॉब्लम को मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं। टू बॉडी प्रॉब्लम को सिंगल बॉडी प्रॉब्लम में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम है, इसका एग्जांपल हो सकता है सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम। सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम को, टू बॉडी प्रॉब्लम को सिंगल बॉडी प्रॉब्लम में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, और उसको मैथमेटिकली सॉल्व किया जाता है। यहाँ तक क्लियर है, या आई थिंक यहाँ तक क्लियर है तुम्हें। अब अपने बात करेंगे जो अपने बॉन्ड के बारे में डिस्कस कर रहे थे, अलग अलग टाइप के बॉन्ड के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। टाइप ऑफ बॉन्ड के बारे में अपने यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ बॉन्ड, हम बॉन्डिंग के बारे में स्टडी कर रहे थे, जो सॉलिड में बॉन्डिंग होती है अलग अलग टाइप की। तो टाइप ऑफ बॉन्डिंग के बारे में अपने डिस्कस करते हैं। टाइप ऑफ बॉन्डिंग, टाइप ऑफ बॉन्डिंग के बारे में डिस्कस करें तो सबसे पहला टाइप है हमारे पास में, दैट इज आयनिक बॉन्डिंग, और ये प्राइमरी टाइप का है, आयनिक बॉन्डिंग। इसमें से पूछा कुछ नहीं जाएगा एग्जाम में, ठीक है, जस्ट पता होना चाहिए तुम्हें। आयनिक बॉन्डिंग की यदि अपने बात करें, नॉलेज होनी चाहिए तुम्हें इसके बारे में। कई बार गेट में क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, MSQ टाइप के क्वेश्चन में। आयनिक बॉन्डिंग की बात करें तो जो मैंने कहा था, जो ये प्राइमरी बॉन्डिंग का पार्ट, आयनिक बॉन्डिंग, और प्राइमरी बॉन्डिंग मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन के शेयर की वजह से या इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से होता है। तो आयनिक बॉन्डिंग किस वजह से होता है, ये होता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा होगा। अब जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा होगा, इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास में दो एटम होंगे। जब आपस में ये दोनों आपस में मिलेंगे दोनों एटम, तो एक एटम दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। अब कौन सा एटम इलेक्ट्रॉन लेगा, कौन सा एटम इलेक्ट्रॉन देगा, वो डिपेंड करेगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन को लेगा, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो इलेक्ट्रॉन को देगा। जब से सबसे फेमस एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड। जब सोडियम और क्लोराइड को दोनों को पास में लाया जाता है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके आपस में एक बॉन्ड बना लेते हैं। इस बॉन्ड को अपने आयनिक बॉन्ड कहते हैं। यहाँ पे जो सोडियम है, इसके कन्फिग्रेशन की बात करें तो ये होता है 1s2 2s2 2p6 3s1। तो यहाँ पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन होगा हमारे पास में। बाकी ये तो कंप्लीट जो शेल है वो फील्ड है, और ये हमारे पास में एक यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन है। और Cl की बात करें तो 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है। ये आएगा हमारे पास में, कितने होते हैं इसमें, 3p5 17 होते हैं ना इसमें, 10 2 12 5 17। और इसमें देखो ये हमारे पास में, इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो Cl है, Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे मैक्सिमम है। तो Cl एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन लेगा। 3s1 वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो 3p5 में चला जाएगा, और हमारे पास में यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा जिसे अपने कहेंगे
आयनिक बॉन्ड। ठीक है, अब आयनिक बॉन्ड में यहाँ पे जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो S का है और P का है। तो S एक स्फेरिकल सिमेट्रिक है हमारे पास में, ये जो S है इसकी जो शेप होती है वो स्फेरिकल सिमेट्रिक शेप होती है। जो S हमारे पास में शेल है, इसकी जो शेप होगी वो स्फेरिकल सिमेट्रिक होगी। स्फेरिकल सिमेट्रिक होने की वजह से ये जो आयनिक बॉन्ड है हमारे पास में, ये हाईली डायरेक्शनल बॉन्ड नहीं होगा, डायरेक्शन से इसका बहुत ज्यादा रिलेशन नहीं होगा। इट इज नॉट एन डायरेक्शनल फोर्स, यहाँ पे लिख सकते हो इट इज नॉट एन हाईली डायरेक्शनल फोर्स, हाईली डायरेक्शनल फोर्स नहीं होगा। और इसमें जो फोर्स लगेगा, जो बॉन्ड बनेगा वो किसकी वजह से बनेगा, बॉन्ड बनेगा हमारे पास में इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से। ठीक है, और ये ज्यादातर इंसुलेटर मटेरियल में लगता है आयनिक बॉन्ड, इंसुलेटर मटेरियल, इसमें तुम्हें आयनिक बॉन्ड देखने को मिलता है। तो दिस इज फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड, दैट इज आयनिक बॉन्ड। अब अपने जो सेकंड टाइप ऑफ बॉन्ड की बात करें, इतना तुम्हें पता होना चाहिए, बाकी और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं इसके, KCl वगैरह, सीजियम क्लोराइड वगैरह, आयनिक बॉन्ड के बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। नेक्स्ट अपने बात करते हैं यहाँ पे, एक सेकंड में इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। नेक्स्ट अपने डिस्कस करते हैं, एक बार कलर बता देना कमेंट करके कि ये वाला सही है, ताकि मुझे पता लग जाए कौन सा ज्यादा कंफर्टेबल है, ये वाला सही है या ये वाला कलर सही है। ब्लैक मेरे को इतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं लग रहा, यदि मैं ब्लैक की बात करूं, ये वाला मेरे को बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं लग रहा। और या ये सही है तुम्हारे लिए, ये भी इतना नहीं है, ये वाला ज़्यादा ठीक है, ये भी ठीक है और ये वाला भी ठीक है। मेरे हिसाब से मेरे को सबसे ज़्यादा जो कंफर्टेबल लगता है वो ये वाला लगता है। मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, आंखों में बहुत ज़्यादा स्ट्रेन नहीं होता। ठीक है, तो ये काफ़ी इफेक्टिव है ये वाला कलर। ठीक है, यदि अपने और बात करें यहाँ पे, जो नेक्स्ट है हमारे पास में, नेक्स्ट बॉन्ड है हमारे पास में जो प्राइमरी टाइप का बॉन्ड है, दैट इज सेकेंड टाइप का बॉन्ड है, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड। और ये भी प्राइमरी बॉन्ड है हमारे पास में, पहला आयनिक बॉन्ड है, दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड है। इसमें भी जो इलेक्ट्रॉन है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा, ये जो बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड, ये किस वजह से होगा, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग की वजह से। और ये कौन से एटम में होगा, ये ऐसे एटम में होगा जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सिमिलर होगी, सिमिलर इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन को लेने की क्षमता। Cl की जब पहले अपने बात कर रहे थे, जब अपने NaCl की बात कर रहे थे, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक की बहुत ज्यादा हाई थी, दूसरे की कम थी। तो जिसकी हाई थी वो इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम कर रहा था और जिसकी कम थी वो इलेक्ट्रॉन को दे रहा था। अब यहाँ पे इस कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होगा, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी हमारे पास में वो सिमिलर होगी। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल हो सकता है हमारे पास में H2 हो सकता है, N2 हो सकता है, ये कोवेलेंट बॉन्ड के एग्जाम्पल हो सकते हैं। H2 की बात करें तो इसमें हाइड्रोजन एटम पे एक इलेक्ट्रॉन होगा और दूसरे हाइड्रोजन एटम पे भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, और दोनों आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे, क्योंकि इसकी जो एटॉमिक स्टेट होगी वो 1s1 होगी, दूसरे की भी 1s1 होगी। तो ये इसको फिल करना चाहेगा और ये इसको फिल करना चाहेगा, ये भी 1s2 होना चाहता है, ये भी 1s2 होना चाहता है। तो यहाँ पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को शेयर कर लेंगे, दोनों हाइड्रोजन एटम दोनों के इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे को शेयर कर लेंगे। तो इस टाइप की बॉन्डिंग को अपने कहते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये इस टाइप की बॉन्डिंग को अपने कहेंगे कोवेलेंट बॉन्डिंग। और यदि कोवेलेंट बॉन्डिंग की अपने बात करें, तो जो कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी हमारे पास में, वो एक डायरेक्शनल बॉन्डिंग होगी, एक हाईली डायरेक्शनल बॉन्डिंग होगी। एक सेकेंड, ये जो बॉन्डिंग होगी ये हाईली डायरेक्शनल बॉन्डिंग होगी, इसमें एक फिक्स्ड डायरेक्शन होगी हमारे पास में। कोवेलेंट बॉन्डिंग में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी, किस डायरेक्शन में कोवेलेंट बॉन्ड हमारा बन रहा है। ठीक है, और इसके बाद में अपने बात करें कोवेलेंट बॉन्डिंग में एक और एग्जांपल की बात करें, जो डायमंड स्ट्रक्चर है,
डायमंड जो स्ट्रक्चर है हमारे पास में, ये जो स्ट्रक्चर है इसमें जो बॉन्डिंग होगी वो भी कोवेलेंट टाइप की बॉन्डिंग होगी। कोवेलेंट बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग क्यों होगी डायमंड स्ट्रक्चर में? क्योंकि इसमें देखो डायमंड स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें जो कार्बन होता है हमारे पास में, यदि इसकी बात करें, डायमंड की स्ट्रक्चर हमने पढ़ी हुई है, डायमंड की स्ट्रक्चर में ये जो कार्बन होगा ये हमारे पास में टेट्रा, ये कार्बन होंगे हमारे पास में, और एक टेट्राहेड्रल वॉइड पे एक कार्बन होगा हमारे पास में। तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल हमारे पास में टेट्राहेड्रल शेप बनेगी। यहाँ पे एक कार्बन 4 कार्बन के साथ में बॉन्ड बनाएगा। और कार्बन का यदि अपनी कन्फिग्रेशन की बात करें तो कार्बन का कन्फिग्रेशन होता है 1s2 2s2 2p2, ये कार्बन का कन्फिग्रेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक कार्बन एटम है 4 अलग कार्बन एटम के साथ में बॉन्ड बनाएगा, लेकिन यहाँ पे वैकेंसी कितनी है हमारे पास में, 2p2 है यहाँ पे हमारे पास में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास में, एक 1s2 हो जाएगा, 2s1 हो जाएगा, और यहाँ पे 2p2 की जगह 2p3 हो जाएगा। तो इसको अपने लिख सकते हैं 1s2 2s1 2p3 की जगह 2px लिख सकते हैं, 2py लिख सकते हैं, और एक 2pz लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 4 हमारे पास में वैकेंसी होगी, एक कार्बन एटम पे 4 वैकेंसी होगी, एक px होगी, एक py होगी, एक pz होगी, और एक 2s होगी। तो एक कार्बन एटम अपना इलेक्ट्रॉन 2s में दे देगा, दूसरा कार्बन एटम अपना इलेक्ट्रॉन 2px में देगा, शेयर करेगा, मतलब ट्रांसफर नहीं करेगा, शेयर करेगा। तीसरा कार्बन एटम 2y में, और थर्ड कार्बन एटम 2pz में। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बनेगी। और कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास में जो ज़्यादातर जो कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं वो p कन्फिग्रेशन में बनते हैं। तो इस वजह से जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो हाईली डायरेक्शन होते हैं। बहुत ज़्यादा हमें डिटेल में नहीं जाना, ठीक है, केमिस्ट्री का टॉपिक है ये, बहुत ज़्यादा डिटेल में अपने इसमें नहीं जा रहे, फिजिक्स का टॉपिक नहीं है, और ना इतना ज़्यादा तुमसे ये पूछा जाएगा कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में, बट तुम्हें थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट टाइप के बॉन्ड की अपने बात करें, जो नेक्स्ट है हमारे पास में, दैट इज मेटालिक बॉन्डिंग। जो थर्ड टाइप का प्राइमरी बॉन्ड है वो है मेटालिक बॉन्डिंग। अब मेटालिक बॉन्डिंग क्या होता है, मेटालिक बॉन्डिंग में इसमें भी जो इलेक्ट्रॉन है, ये भी जो हमारे पास में बॉन्ड है वो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग की वजह से होता है। इसमें भी इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो शेयर होता है यहाँ पे वो पार्शियली शेयर होता है। पार्शियली शेयर का मतलब है कि अब देखो कोवेलेंट बॉन्ड की जब अपने बात कर रहे थे, कोवेलेंट बॉन्ड में जरूरी नहीं है हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन ही एक दूसरे को शेयर करेंगे, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, 2 पेयर बनने होंगे यहाँ पे, एक ये वाला पेयर बन रहा होगा, एक ये वाला पेयर बन रहा होगा, ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो जो मेटालिक बॉन्डिंग है इसमें इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग होगी हमारे पास में पार्शियली शेयरिंग होगी। पार्शियली शेयरिंग का मतलब है हमारे पास में कि जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, ठीक है, उसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो सकती है। ठीक, अब यहाँ पे जरूरी नहीं है एक इलेक्ट्रॉन को 2 ही एटम शेयर करे, 2 से ज्यादा एटम भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन कैन बी शेयर्ड बाय मोर देन 2 एटम, 2 एटम से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी शेयर कर सकते हैं। जैसे N2 की बात, Na2 की बात करें तो इसके जो एग्जाम्पल हो सकते हैं हमारे पास में, मेटेलिक बॉन्ड है तो इसके एग्जाम्पल मेटल हो सकते हैं, सोडियम हो सकता है, लिथियम हो सकता है, ये सभी मेटेलिक बॉन्ड को फॉर्म करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में जो नेक्स्ट टाइप का बॉन्ड है, जो नेक्स्ट टाइप के हमारे पास में बॉन्ड है वो है सेकेंडरी बॉन्ड। सेकेंडरी बॉन्ड में हमारे पास में सबसे पहला जो बॉन्ड है वो है वॉन्डरवॉल इंटरेक्शन। वॉन्डरवॉल इंटरेक्शन ये किसकी वजह से होता है वॉन्डरवॉल इंटरेक्शन? इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन का ना तो शेयर होता ना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता। देयर इज नो ट्रांसफर और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ना तो शेयर होता
ना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता। तो इस टाइप के बॉन्ड को अपने कहेंगे वॉन डर वाल बॉन्ड या वॉन डर वाल इंटरेक्शन भी कह देते हैं। अब ये किस वजह से होता है, जब दो एटम आपस में, दो एटम की बात करें तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होगा, यदि एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और दूसरा एटम है, इसमें भी पॉजिटिव चार्ज होगा, इसके चारों ओर भी एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होगा। जब भी ये दोनों आपस में पास में आएंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा, लेकिन क्या होगा, जब दोनों एटम पास में आएंगे आपस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन होगा। उस इंटरेक्शन की वजह से क्या होगा, यहाँ पे इस एटम की जो शेप है, इन दोनों एटम की, वो शेप चेंज होने लगेगी, शेप चेंज होने लगेगी। और शेप चेंज होने की वजह से यहाँ पे हमारे पास में नेट डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड हो जाएगा, नेट डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड हो जाएगा। डाइपोल मोमेंट जब इंड्यूस्ड हो जाएगा तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगी यहाँ, ठीक है। इसका पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर हो सकता है पहले एक ही पॉइंट पे हो, ठीक है। ये जो हमारे पास में एटम है वो पोलर भी हो सकता है, नॉन पोलर भी हो सकता है, ठीक है। यदि लेट्स से वो पोलर था, सॉरी नॉन पोलर था, नॉन पोलर था तो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक ही पॉइंट पे थे। लेकिन जैसे ही इंटरेक्शन होगी दोनों के बीच में तो इसका भी एक डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाएगा, इसका भी एक डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगी क्योंकि डाइपोल मोमेंट यहाँ पे इंड्यूस्ड हुआ है। तो इस वजह से इस टाइप की इंटरेक्शन को अपने कहेंगे वॉन डर वाल इंटरेक्शन। और वॉन डर वाल इंटरेक्शन ज्यादातर किस में होता है, इनर्ट गैसेस में, इनर्ट गैसेस में, गैसेस में होता है वॉन डर वाल इंटरेक्शन। क्यों, क्योंकि उनका जो कन्फिग्रेशन होता है गैसेस का, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, उनका जो कन्फिग्रेशन होता है उसमें जो शेल होते हैं वो ऑलरेडी कंप्लीटली फिल्ड शेल होते हैं। तो कंप्लीटली फिल्ड शेल होने की वजह से क्या होता है, वहां पे इलेक्ट्रॉन का ना तो ट्रांसफर होता ना इलेक्ट्रॉन का शेयर होता। तो इस वजह से जो वहां पे बॉन्डिंग होती है वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से होती है, और ये वीक बॉन्डिंग होती है। जो हमने अभी तक प्राइमरी बॉन्डिंग पढ़ी थी उनसे ये वीक बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो इस टाइप की इंटरेक्शन को अपने कहते हैं वॉन डर वाल इंटरेक्शन। जो नेक्स्ट टाइप की हमारे पास में इंटरेक्शन है, नेक्स्ट टाइप का बॉन्ड है, वो है हमारे पास में फिफ्थ टाइप का, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें तो इसमें नाम से ही क्लियर है, जो हाइड्रोजन एटम है वो एक ऐसे एटम से बॉन्ड बनाएगा, जो एटम हमारे पास में एक हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा, जो एटम, जिस एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बहुत ज़्यादा हाई है, उस टाइप के बॉन्ड को कहते हैं अपने हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम फॉर्म ए बॉन्ड विद हाई इलेक्ट्रो नेगेटिविटी एटम, ठीक है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा हाई है उसके साथ में हाइड्रोजन एटम, जो हाइड्रोजन एटम है वो बॉन्ड फॉर्म करेगा, उस टाइप के बॉन्ड को अपने कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। और यह हाइड्रोजन बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। इसकी वजह से क्या होगा, जब हाइड्रोजन एटम हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम के पास में आएगा तो एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट है इंड्यूस्ड हो जाएगा। तो ये किसकी वजह से होता है, परमानेंट डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड होने की वजह से, परमानेंट डाइपोल मोमेंट, एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगा, इसकी वजह से हाइड्रोजन एटम बॉन्ड है वो फॉर्म होता है। जैसे HCl की बात करें, ठीक है। तो इसमें देखो जो हाइड्रोजन एटम है वो एक फॉर्म करेगा बॉन्ड, बॉन्ड नहीं कह सकते हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो किस हाइड्रोजन एटम किसके साथ में करेगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हाई है, उस एटम के साथ में इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। इलेक्ट्रॉन मतलब हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हाई है। अब एग्जैक्टली ये कोवलेंट बॉन्ड की तरह नहीं है कि जैसे कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन शेयर होता है उस टाइप से इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन अब ऐसे नहीं है भाई
जो हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन और Cl का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड को फॉर्म करेंगे, वो नहीं, उस टाइप की शेयरिंग नहीं है ये। जैसे अपने पहले डिस्कस कर रहे थे, 2 Cl इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे थे, 2 हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे थे, उस टाइप की शेयर नहीं है, पेयरिंग नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन है वो Cl के बहुत ज़्यादा पास में होगा। जो HCl की यदि बात करें तो H पॉजिटिव होगा, Cl नेगेटिव होगा, तो हाइड्रोजन एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो Cl के बहुत ज़्यादा पास में आ जाएगा। तो हाइड्रोजन एटम में हमारे पास में पॉजिटिव रह जाएगा, और ये हमारे पास में नेगेटिव होगा, ये वाली जो क्वांटिटी होगी। तो यहाँ पे एक डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाएगा, जिसको कहेंगे परमानेंट डाइपोल मोमेंट। तो इस वजह से हमारे पास में एक बॉन्ड फॉर्म होगा, जिसको अपने कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। तो H2 मॉलिक्यूल में भी हमें हाइड्रोजन बॉन्ड दो हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे, 2 डाइपोल मोमेंट हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है यहाँ पे वो ज़्यादा हाई है। तो एक डाइपोल मोमेंट ये होगा, एक ये वाला होगा। ठीक है, 2 डाइपोल मोमेंट हमें देखने को मिलेंगे। तो ये हमारे पास में है डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग। इसमें से क्वेश्चन बहुत कम चांसेस अभी क्वेश्चन पूछा जाएगा, बट तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है, जिसका नाम है मेडुलंग कांस्टेंट। मेडुलंग कांस्टेंट ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, जो तुम्हें पता होना चाहिए। मेडुलंग कांस्टेंट की बात करें तो ये कोई भी हमारे पास में क्रिस्टल है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करता है, उसकी स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। एक कांस्टेंट है हमारे पास में जिसको कहेंगे मेडुलंग कांस्टेंट। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट दी, और ये कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी मैं डिस्कस करता हूं। इट रिप्रेजेंट दी कैरेक्टरिस्टिक्स और स्टेबिलिटी का तो ज्यादा सही है, स्टेबिलिटी ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को ये रिप्रेजेंट करता है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, ये कांस्टेंट होगा क्या? अब ये जो कांस्टेंट है वो बेसिकली जो हमारे पास में क्रिस्टल है उसकी पोटेंशियल एनर्जी में एक टर्म आती है, जहाँ पे कांस्टेंट यूज होता है, जिसको अपने कहेंगे मेडुलंग कांस्टेंट। यदि अपने पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी होगा -E²/4πε0 इंटू R0। R0 हमारे पास में क्या है? इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, दो एटम के बीच की। दो एटम है हमारे पास में, NaCl भी हो सकता है, NaCl के अलावा और भी हमारे पास में टाइप के मॉलिक्यूल हो सकते हैं। यदि उनकी पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो E²/4πε0 इंटू एक कॉन्स्टेंट होगा इसके साथ में, जिसको अपने m से रिप्रेजेंट करेंगे। वो जो कॉन्स्टेंट होगा, इस कॉन्स्टेंट को अपने कहेंगे मेडुलंग कांस्टेंट। और ये जो कॉन्स्टेंट है ये बताएगा हमें कि जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी इसकी टर्म्स में। E²/4πε0 R0, 4πε0 R0 के टर्म में हमारे पास में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी। m की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही नेगेटिव होगी। पोटेंशियल एनर्जी जितनी नेगेटिव होगी उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अब इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं? अलग अलग तरीके हैं इसको फाइंड आउट करने के। सबसे पहले अपने फाइंड आउट करते हैं 1 डायमेंशन आयनिक क्रिस्टल के लिए, मेडुलंग कांस्टेंट फॉर 1 डायमेंशन आयनिक क्रिस्टल के लिए। 1 डायमेंशन आयनिक क्रिस्टल की बात करें तो इसके लिए हमारे पास में कांस्टेंट क्या होगा, देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। फॉर 1 डायमेंशन आयनिक क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल की बात करें 1 डायमेंशन मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ये हमारे पास में 1 डायमेंशन आयनिक क्रिस्टल है। NaCl और 1 डायमेंशन मतलब एक सीरीज है हमारे पास में 1 डायमेंशन। क्योंकि क्रिस्टल की जब बात करेंगे तो क्रिस्टल में हमारे पास में बहुत सारे एटम होंगे, एक सीरीज है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, इसको Na ले लेते हैं, इसको Cl, ये Na ये Cl हमारे पास में, यदि 1 डायमेंशन की बात करें। यदि इसको अपने पिक करें फर्स्ट को, तो इसके नियरेस्ट नेबर कितने हैं? 2 नियरेस्ट नेबर है।
तो इनकी वजह से इसकी एनर्जी कितनी होगी हमारे पास में, इसकी पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव, तो माइनस, दोनों पे चार्ज ई है, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज है, दोनों में इंटरेक्शन होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। ई स्क्वायर बाय दोनों के बीच की डिस्टेंस लेस से आर नोट है, ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नोट इंटू 2 ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नोट, ये हमारे पास में होगा। चार्ज ई है, दोनों पे इलेक्ट्रॉन के चार्ज की इक्वल चार्ज है। नेगेटिव किस लिए है, क्योंकि एक चार्ज पॉजिटिव है, एक चार्ज नेगेटिव है, तो इस वजह से यहाँ पे नेगेटिव साइन आया। ठीक है, एक पॉजिटिव ई है, एक नेगेटिव ई है। 2 किस वजह से आया, क्योंकि यहाँ पे दो इंटरेक्शन है, एक पॉजिटिव चार्ज दो नेगेटिव चार्ज के साथ में इंटरेक्ट कर रहा है। इसके बाद में सेकंड नियरेस्ट नेबर की बात करें तो सेकंड नियरेस्ट नेबर में हमारे पास में ये आएगा 2 ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी होगी हमारे पास में 2 आर नॉट, 2 आर नॉट ये हमारे पास में डिस्टेंस होगी। नेक्स्ट की बात करें तो -2 ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 आर नॉट। ठीक है, इस टाइप से एंड सो ऑन। तो यहाँ पे यदि हम -ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट को कॉमन लें तो फर्स्ट टर्म क्या आएगी हमारे पास में -2। ठीक है, सेकंड टर्म क्या आएगी हमारे पास में +2/2। सेकंड टर्म ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट को कॉमन ले लिया। थर्ड टर्म क्या आएगी हमारे पास में, थर्ड टर्म आएगी माइनस की, -2/3 एंड सो ऑन। 2 को भी यदि अपने बाहर ले, 2 को भी यदि अपने बाहर निकाले -1 प्लस, माइनस को भी हमने बाहर निकाल लिया था ना, माइनस साइन को बाहर निकाला तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। ठीक है, तो -1, 2 को भी हमने बाहर निकाल लिया तो +1 ये आ जाएगा हमारे पास में +1, और यहाँ पे आ जाएगा -1/2 +1/3 एंड सो ऑन। तो ये आ जाएगा हमारे पास में -ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट, और ये आ जाएगा हमारे पास में 2 इंटू, ये होगा log 2, इसको अपने कहेंगे ये log 2 वाली टर्म होगी। log 1 + x का तुम फॉर्मूला लिख सकते हो यहाँ पे, log 1 + x का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास में, यहाँ लिख देता हूँ मैं। log 1 + x होता है 1 - x² 2 + x³ 3। तो यहाँ पे x की जगह यदि 1 पुट करोगे तो 1 - 1/2 + 1/3 ये आ जाएगा। तो यहाँ पे मेडुलम कांस्टेंट m क्या आ जाएगा, m आ जाएगा हमारे पास में 2 log 2, और 2 log 2 की जो वैल्यू होगी वो होगी 1.38। तो ये हमारे पास में 1 डायमेंशन आयनिक क्रिस्टल के जो हमारे पास में मेडुलम कांस्टेंट होगा वो कितना होगा 1.38। ठीक है, इस टाइप से अपने 2 डायमेंशन में भी निकाल सकते हैं और 3 डायमेंशन में भी अपने निकाल सकते हैं। लेट्स से अपने बात करते हैं यहाँ पे सोडियम क्लोराइड की, NaCl क्रिस्टल की। NaCl क्रिस्टल की बात करें तो NaCl क्रिस्टल के लिए हमारे पास में हमें पता है ये क्यूब है हमारे पास में, और इसमें जो सोडियम होगा, जो सोडियम होगा हमारे पास में वो किस पॉइंट पे होगा, सोडियम हमारे पास में ऑक्टाहेड्रल पोजीशन पे होगा, एक सेंटर में होगा सोडियम। ठीक है, Na यहाँ इन पॉइंट पे होगा, ऑक्टाहेड्रल पोजीशन होती है ये वाली जो पोजीशन होगी इन पॉइंट पे होगा। और Cl की बात करेंगे तो Cl FCC पोजीशन को कवर करेगा, Cl इन पोजीशन पे होगा, इस पे होगा Cl, इस पे होगा, इस पे होगा, इस पे होगा, इस पे होगा, ये Cl होगा हमारे पास में। ठीक है, और ये सोडियम होगा। अब यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले अपने यदि इसको सेंटर कंसीडर करें, सोडियम को सेंटर कंसीडर कर लो या इसको सेंटर कंसीडर कर लो, तो यहाँ पे तुम्हें और क्यूब ड्रॉ करने पड़ेंगे। ठीक है, लेट्स से हमने सोडियम को यदि सेंटर कंसीडर करें तो इसके नियरेस्ट नेबर हमारे पास में कौन कौन से एटम होंगे सोडियम के, पहले नियरेस्ट नेबर देखने हैं, फिर हमें सेकंड नियरेस्ट नेबर देखने हैं, फिर हमें देखो यहाँ पे
हमारे पास में यहाँ पे Cl होगा, यहाँ पे फेस पे Cl होगा, यहाँ इस फेस पे Cl होगा, पीछे वाले फेस पे Cl होगा, फ्रंट वाले फेस पे Cl होगा, और सेंटर में हमारे पास में सोडियम होगा। तो सोडियम के नियरेस्ट नेबर हमारे पास में कौन सा होगा? Cl होगा, जो फेस पे है। ठीक है, जो सबसे ज्यादा क्लोज कौन सा होगा? जो फेस पे। और कितने फेस है? 6 फेस है। तो नियरेस्ट नेबर यहाँ पे ये हमने निकाला हुआ है। नियरेस्ट नेबर की बात करें तो सोडियम के नियरेस्ट नेबर हमारे पास में क्या होगा? Cl होगा। और कितने Cl होंगे? 6 Cl होंगे नियरेस्ट नेबर की बात करें। सेकंड नियरेस्ट नेबर की बात करें, सेकंड नियरेस्ट नेबर, तो सेकंड नियरेस्ट नेबर सोडियम के, ये हमारे पास में सोडियम, ये वाला सोडियम है जो कॉर्नर पे है, सॉरी जो कॉर्नर पे है वो हमारे पास में Cl है। और ये हमारे पास में जो फेस पे है, ये जो एंड सेंटर पे है, ये हमारे पास में सोडियम है। और ये हमारे पास में कितनी डिस्टेंस पे है? ये डिस्टेंस अपने निकाल सकते हैं। सेकंड नियरेस्ट नेबर की बात करें तो ये हमारे पास में सेकंड नियरेस्ट नेबर हमारे पास में कौन सा होगा? सेकंड नियरेस्ट नेबर होगा हमारे पास में ये जो एंड सेंटर पे सोडियम है, सोडियम का, सोडियम के साथ में सेकंड नियरेस्ट नेबर होगा। फर्स्ट नियरेस्ट नेबर कौन सा होगा? सोडियम का Cl के साथ में, और ये 6 होंगे। सेकंड नियरेस्ट नेबर की बात करें तो सेकंड नियरेस्ट नेबर सोडियम का सोडियम के साथ में ही होगा हमारे पास में, और ये एंड सेंटर पे होंगे। तो कितने एंड सेंटर है टोटल? 12 एंड सेंटर है। तो 12 हमारे पास में सेकंड नियरेस्ट नेबर होंगे। और यदि ये डिस्टेंस R0 है हमारे पास में, सबसे नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस R0 है, तो सेकंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कितनी होगी? ये वाली जो एंड सेंटर वाली होगी वो होगी √2 R0। तो ये होगी √2 R0। यदि ये R0 डिस्टेंस है तो ये होगी √2 R0। और ऐसे ही यदि अपनी बात करें, जो थर्ड नियरेस्ट नेबर होगा, थर्ड नियरेस्ट नेबर सोडियम का कौन सा होगा? थर्ड नियरेस्ट नेबर होगा ये कॉर्नर वाला हमारे पास में Cl। तो कितने होंगे ये हमारे पास में? सोडियम का जो थर्ड नियरेस्ट नेबर होगा वो Cl होगा। और कितने होंगे हमारे पास में? 8 कॉर्नर पे होंगे, 8 कॉर्नर पे। और नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कितनी होगी हमारे पास में? नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस होगी ये √3 R0, √3 R0, ये हमारे पास में नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस होगी। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो सोडियम पहले Cl के साथ में इंटरेक्ट कर रहा है, तो एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज है। तो कितने हैं? -E²। और कितने हैं टोटल? 6। सोडियम क्लोराइड कितने बॉन्ड है? 6। 4πε0R0 प्लस सेकंड में सोडियम, सोडियम के साथ में इंटरेक्ट कर रहा है, कितने हैं? 12। डिस्टेंस कितनी है? √2 R0। और थर्ड में हमारे पास में सोडियम Cl के साथ में, तो -E², कितने? 8। 4πε0 √3 R0 एंड सो ऑन। हायर ऑर्डर टर्म भी हमारे पास में निकल के आ जाएगी। तो इसमें से अपने यदि E²/4πε0 R0 को यदि अपने कॉमन ले तो ये आएगा -6 + 12/√2 -8/√3 एंड सो ऑन। ये हमारे पास में आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे अपने, मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूं तुम्हें। जब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस साइन को बाहर लेना है हमें, यहाँ पे आ जाएगा u, आ जाएगा हमारे पास में -E²/4πε0 R0 6 - 12/√2 + 8/√3 एंड सो ऑन। जब इसको सॉल्व करेंगे, फोर्थ नियरेस्ट नेबर और फिफ्थ नियरेस्ट नेबर, सिक्स नियरेस्ट नेबर जो सेकंड क्यूब के अंदर भी आ रहे हैं यहाँ पे, वो भी अपने ले लेंगे। फिफ्थ नियरेस्ट नेबर, सेकंड नियरेस्ट, थर्ड नियरेस्ट नेबर, फिफ्थ नियरेस्ट नेबर, सिक्स नियरेस्ट नेबर, वो सारे कंसिडर करने पड़ेंगे अपने। तब हमारे पास में यहाँ पे इससे डायरेक्ट आंसर नहीं आएगा, हायर ऑर्डर टर्म भी हमें कंसिडर करनी पड़ेगी। कम से कम एक क्यूब और ऐड करना पड़ेगा हमें। वो यदि हमें वैसे कैलकुलेट करने जाए तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है, विजुलाइज करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। एक क्यूब यहाँ, एक क्यूब यहाँ, एक क्यूब पीछे, ये क्यूब, ये क्यूब, ये सारे क्यूब हमें कंसिडर करने पड़ेंगे। ठीक है, जब इसको कैलकुलेट करेंगे ये आएगा हमारे पास में -E²/4πε0 R0 इंटू, ये आएगा हमारे पास में
1.748 1.748 ये हमारे पास में मेडुलन कांस्टेंट होगा। इस टाइप से अपने सोडियम क्लोराइड के लिए कैलकुलेट करेंगे। और इसी टाइप से यदि अपने सीजियम क्लोराइड की बात करें तो सीजियम क्लोराइड में क्या होगा, सीजियम क्लोराइड के लिए हमें पता है, सीजियम की बात करें तो सेंटर में सीजियम होगा, यहां सीजियम होगा, यहां Cl होगा कॉर्नर्स पे, यहां कोई फेस पे कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। सेंटर पे सीजियम होगा और यहाँ Cl होगा। तो यहाँ पे यदि अपनी बात करें तो फर्स्ट नियरेस्ट नेबर हमारे पास में कौन सा होगा, फर्स्ट नियरेस्ट नेबर हमारे पास में Cl होगा। और किस डिस्टेंस पे होगा ये, इसको अपने यदि R0 डिस्टेंस अपने इसको कंसीडर कर सकते हैं सीजियम क्लोराइड के लिए, तो सीजियम क्लोराइड के लिए। और हमारे पास में सेकंड नियरेस्ट नेबर की बात करें तो यहाँ पे एक सीजियम होगा, ये क्यूब बना सकते हैं अपने इस टाइप से, ये क्यूब इससे अटैच करते हैं, यहाँ सीजियम होगा। तो सीजियम के लिए जो फर्स्ट नियरेस्ट नेबर होगा वो Cl होगा, फर्स्ट नियरेस्ट नेबर Cl होगा। और कितने Cl होंगे, 8 Cl होंगे। और सेकंड नियरेस्ट नेबर की बात करें तो सीजियम के लिए सीजियम ही होगा, और कितने होंगे, 6 होंगे। ये हमने कैलकुलेट किया हुआ पहले, एक सीजियम इधर होगा, एक सीजियम इधर होगा, एक ऊपर होगा, एक नीचे होगा, एक आगे होगा, एक पीछे होगा, तो टोटल 6 होंगे। और थर्ड भी अपने निकाल सकते हैं, थर्ड नियरेस्ट नेबर की बात करें तो थर्ड नियरेस्ट नेबर हमारे पास में ये वाले होंगे, ये वाला होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा, ठीक है। ऐसे ही ऊपर होंगे हमारे पास में 4, 4 उधर होंगे, 4 इधर होंगे, 4 आगे होंगे, 4 आगे पीछे होंगे। तो इस टाइप से हमारे पास में वो भी निकल जाएंगे। तो हमारे पास में नेट पोटेंशियल एनर्जी की अपने बात करें, यदि इस डिस्टेंस को अपने R0 लें, सीजियम और क्लोराइड के बीच की डिस्टेंस को, इस डिस्टेंस को यदि R0 कंसिडर करें, ठीक है, तो ये वाली डिस्टेंस हमारे पास में, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, जो डायगोनल टोटल डायगोनल वाली लेंथ, ये R0 है तो ये भी R0 होगी, ये R0 है, टोटल डायगोनल की लेंथ √3 R0 होगी, √3 R0 है तो जस्ट उसका हाफ हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, -E² इंटू कितने हैं 8, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट √3 R0/2 प्लस E² बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये डिस्टेंस है हमारे पास में R0, और कितने हैं 6, डिस्टेंस कितनी है सीजियम और सीजियम के बीच में R0, तो -E² बाय, एंड हायर ऑर्डर टर्म भी आएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये आएगा 16, R0 भी बाहर आ गया, 16/√3, ठीक है, माइनस, और ये आ जाएगा हमारे पास में 6, 16/√3 -6 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास में आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे, सिर्फ इसको सॉल्व करके आंसर नहीं आएगा, हायर ऑर्डर टर्म को भी लिखना पड़ेगा हमें, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मैथमेटिकल उसको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, काफ़ी कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, लेकिन डायरेक्ट तुम्हें इतनी और इतना ऑर्डर पता होना चाहिए। और यदि वैल्यू की बात करें तो फाइनल वैल्यू आएगी हमारे पास में, जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी 1.763। तो इसमें देखो जो हमारे पास में मेडुलन कांस्टेंट आया था सीजियम क्लोराइड के लिए, उसकी वैल्यू सोडियम क्लोराइड से ज़्यादा है। लेकिन मैंने ये कहा था जो मेडुलन कांस्टेंट की यदि वैल्यू ज़्यादा है तो हमारे पास में स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी, लेकिन सोडियम क्लोराइड की जो स्टेबिलिटी है, NaCl की जो स्टेबिलिटी है, वो सीजियम क्लोराइड से ज़्यादा होगी। क्यों होगा ऐसा, यहाँ पे एक रीज़न है, क्योंकि यहाँ पे जो नियरेस्ट नेबर एटम होंगे सोडियम के, और सोडियम के जो नियरेस्ट नेबर Cl होंगे, और Cl कितने होंगे हमारे पास में 6 होंगे, और सीजियम क्लोराइड के नियरेस्ट नेबर यहाँ पे कितने होंगे, सीजियम क्लोराइड के नियरेस्ट नेबर यहाँ पे सीजियम के 8 होंगे। तो यहाँ पे दो एटम के बीच में जो रिपल्शन फोर्स है, यहाँ पे रिपल्शन फोर्स होगा, अट्रैक्शन भी होगा लेकिन रिपल्शन फोर्स ज्यादा होगा, अट्रैक्शन तो सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से होगा, जो रिपल्शन फोर्स होगा वो यहाँ पे बहुत ज्यादा होगा। तो रिपल्शन फोर्स की वजह से, रिपल्शन फोर्स यहाँ पे 6 एटम है, यहाँ पे 8 एटम है, तो यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा होगा, रिपल्शन
ज्यादा होगा। रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से सीजियम क्लोराइड की जो स्टेबिलिटी है वो सोडियम क्लोराइड की स्टेबिलिटी से थोड़ी सी कम हो जाती है। ये एक यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन है इसमें, ठीक है, ये याद रखना है तुम्हें। इसमें अपने क्वेश्चन करते हैं, एक इससे रिलेटेड अपने क्वेश्चन करते हैं। ए मोनोटोमिक सिंपल क्यूबिक लैटिस विद पोटेंशियल, क्वेश्चन है हमारे पास में, ए मोनोटोमिक सिंपल क्यूबिक लैटिस विद पोटेंशियल, सिंपल क्यूबिक लैटिस विद पोटेंशियल। पोटेंशियल हमें गिवन है यहाँ पे U इक्वल टू हाफ अल्फा R माइनस R नोट का होल स्क्वायर -1/3 बीटा R माइनस R नोट क्यूब। ठीक है, ये हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी। R नोट हमें गिवन है, वेयर R नोट 2.8 आर्मस्ट्रॉन्ग, ये हमें गिवन है, और अल्फा हमें गिवन है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर ए स्क्वायर। एरिया का आई थिंक ए स्क्वायर यहाँ पे आर्मस्ट्रॉन्ग का स्क्वायर होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर ए स्क्वायर, चलो देखते हैं इसकी यूनिट। और बीटा है हमारे पास में 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर ए स्क्वायर, ठीक है, आर्मस्ट्रॉन्ग स्क्वायर होगा ये, ठीक है, एरिया होगा या तो। फाइंड द इक्विलिब्रियम लेटिस कांस्टेंट, सबसे पहले हमें फाइंड करना है फाइंड इक्विलिब्रियम लैटिस कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम लैटिस कांस्टेंट, ये हमें फाइंड आउट करना है। और सेकंड हमें फाइंड करना है इफ एक्सरे ऑफ वेवलेंथ, इसी में ही है सेकंड पार्ट, इफ एक्सरे ऑफ वेवलेंथ 2.8 आर्मस्ट्रॉन्ग is to be used then minimum angle that can be diffracted by powder sample of this crystal will be powder sample। ये पाउडर सैंपल वर्ड बार बार हर क्वेश्चन में आ रहा है, पाउडर सैंपल ऑफ दिस क्रिस्टल। एक मेथड होता है एक्सरे डिफ्रैक्शन का, जो हमने पढ़ा नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पे नाम आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, विल बी, उससे मतलब नहीं है तुम्हें, ठीक है। ये हमारे पास में क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो देखो क्या होगा, इसका सॉल्यूशन क्या हो। मोनोटोमिक सिंपल क्यूबिक लैटिस है, पोटेंशियल हमें गिवन है, जो पोटेंशियल हमें गिवन है वो ये है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, इक्विलिब्रियम लैटिस कांस्टेंट हमें फाइंड आउट करना है। सिंपल क्यूबिक के लिए हमें पता है एटॉमिक रेडियस r, और जो हमारे पास में इक्विलिब्रियम लैटिस कांस्टेंट है उसके बीच में ये रिलेशन होता है। सिंपल क्यूबिक में ये दो एटम होंगे, ये r है, ये r है, ये a के इक्वल है, तो a इक्वल टू 2r। तो सबसे पहले तो हमें r फाइंड आउट करना होगा, एटम की रेडियस। r फाइंड आउट करने के लिए इस पोटेंशियल एनर्जी को, और ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, तो मतलब इस पोटेंशियल एनर्जी को हमें r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो पोटेंशियल एनर्जी है हमारे पास में हाफ अल्फा r माइनस R नॉट स्क्वायर -1/3 बीटा R माइनस R नॉट क्यूब, ये हमारे पास में है। इसको r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, du/dr, तो हाफ अल्फा 2r माइनस R नॉट -1/3 बीटा इंटू 3 r माइनस R नॉट का होल स्क्वायर इक्वल टू 0।
0 के इक्वल पुट कर दो तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अल्फा आर माइनस आर नोट इक्वल टू 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बीटा आर माइनस आर नोट का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो आर माइनस आर नोट क्या आ जाएगा, आर माइनस आर नोट आ जाएगा अल्फा बाय बीटा, तो आर कितना आ जाएगा, आर नोट प्लस अल्फा बाय बीटा। आर नोट की वैल्यू गिवन है हमें, अल्फा की वैल्यू हमें गिवन है और बीटा की वैल्यू भी हमें गिवन है, सारी वैल्यू पुट कर देंगे, आर की वैल्यू निकल के आ जाएगी 2.8 आर्मस्ट्रॉन्ग, 0.5 0.1, 2.8 जी, अल्फा की वैल्यू है 0.5 और इसकी वैल्यू है 0.1। ठीक है, यूनिट का कोई लेना देना नहीं है क्योंकि वो तो कैंसिल हो जाएगी हमारे पास में। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 प्लस 2 7.8, 7.8 आर्मस्ट्रॉन्ग, ये हमारे पास में आर की वैल्यू होगी। और हमें पता है लैटिस कांस्टेंट की बात करें तो 2r इक्वल टू ए होगा, तो ए कितना आ जाएगा 2 इंटू 7.8 आर्मस्ट्रॉन्ग, तो आ जाएगा हमारे पास में 15.2 आर्मस्ट्रॉन्ग, ये हमारे पास में आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब अपने बात करें 15.2 नहीं होगा, 15.6 होगा, 7.8 और 7.8 15.6 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये हमारे पास में आंसर होगा। नेक्स्ट देखो हमारे पास में क्या है, इसी में ही नेक्स्ट पार्ट है, इफ एक्सरे ऑफ वेवलेंथ 2.8 आर्मस्ट्रॉन्ग, एक एक्सरे है जिसकी वेवलेंथ हमारे पास में 2.8 आर्मस्ट्रॉन्ग है, इज टू बी यूज देन मिनिमम एंगल, क्या फाइंड आउट करना है, मिनिमम एंगल दैट कैन डिफ्रेक्टेड बाय पाउडर सैंपल ऑफ दिस क्रिस्टल, मिनिमम एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें एक्सरे डिफ्रैक्शन के लिए हमें पता है, सेकंड पार्ट देखो, एक्सरे डिफ्रैक्शन के लिए हमें पता है 2d साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन की यदि अपने बात करें 2d साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा गिवन है, थीटा फाइंड आउट करना है, साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा बाय 2d, और d हमें पता है a अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और साइन थीटा की वैल्यू ये कह रहा है मिनिमम, मिनिमम एंगल, मिनिमम एंगल मतलब d की वैल्यू मैक्सिमम, और d की मैक्सिमम वैल्यू मतलब एच के एल की वैल्यू मिनिमम, एच के एल की मिनिमम वैल्यू क्या होगी 100, ये वैल्यू पुट कर देंगे तो d कितना आ जाएगा, a आ जाएगा हमारे पास में, तो साइन थीटा आ जाएगा लैम्डा बाय 2a, लैम्डा की वैल्यू गिवन है, a की वैल्यू हमने फाइंड आउट की हुई है, यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर दोगे तो थीटा मिनिमम आ जाएगा यहाँ पे 5.14 डिग्री, 5.14 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास में थीटा की मिनिमम वैल्यू होगी, इस टाइप से हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसमें, इजी क्वेश्चन है, इनमें कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में। ठीक है, बस ये फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए भाई, डी यू बाई डी आर को हमें 0 के इक्वल पुट करना है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, कैलकुलेट दी कोलंबियन पोटेंशियल एनर्जी, कोलंबियन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सीजियम पॉजिटिव आयन, ऑफ सीजियम पॉजिटिव आयन in a cesium chloride crystal, in a cesium chloride crystal by only considering the nearest neighbor of cesium, the nearest neighbor of cesium, while lattice constant of cesium chloride is 4 Armstrong,
while lattice constant of cesium chloride is 4 Armstrong। ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सीजियम क्लोराइड के लिए कैलकुलेट द कोलंबियन पोटेंशियल एनर्जी फॉर सीजियम क्लोराइड। सीजियम क्लोराइड की बात करें तो सीजियम क्लोराइड में हमारे पास में सीजियम सेंटर में होगा और जो क्लोराइड है वो यहाँ होंगे हमारे पास में। तो 8 नियरेस्ट नेबर होंगे और ये नियरेस्ट नेबर की ही बात करें, ये सीजियम होगा, Cl इसके कॉर्नर्स पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो आएगी माइनस ई स्क्वायर इंटू 8 अपॉन ई स्क्वायर इंटू 8 और अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, सीजियम और क्लोराइड के बीच की, जो हमें लैटिस कांस्टेंट हमें गिवन है 4 आर्मस्ट्रॉन्ग। जो 4 आर्मस्ट्रॉन्ग है वो ये गिवन है हमें। ठीक है, तो ये जो टोटल डिस्टेंस होगी डायगोनल टू डायगोनल जो डिस्टेंस होगी वो होगी √3 इंटू ए, √3 इंटू ए। ठीक है, और हाफ डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, √3a/2। तो ये हो जाएगा हमारे पास में √3a/2। तो ये आ जाएगा हमारे पास में माइनस ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 16/√3। ए की वैल्यू हमें गिवन है 4 आर्मस्ट्रॉन्ग, तो 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो माइनस ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4/√3। ये हमारे पास में आंसर हो जाएगा। इसकी वैल्यू सोल्व कर लेना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट कर देना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा 9 × 10⁹। ई की वैल्यू है 1.69 × 10⁻⁻19। ठीक है, और 4/√3 की वैल्यू, ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेना तो हमारे पास में आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ऐसे ही बाकी क्वेश्चन भी करने हैं और कुछ डिफरेंस नहीं है इनमें। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन इन जनरल एग्जाम में देखने को मिलते हैं, काफ़ी क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब ना पढ़ा होता तो भी इस टाइप के क्वेश्चन हो जाते हैं, क्योंकि वो कहेगा मैक्सिमम निकालो मिनिमम निकालो। जब भी मैक्सिमम मिनिमा की बात करें एग्जाम में तो ये समझ लो भाई फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है और उसको 0 के इक्वल पुट करना है, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, इसके बाद में अपने डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में इस सेक्शन में, वो हमारे पास में लैटिस वाइब्रेशन, और बहुत जल्दी कवर कर लेंगे उसको अपने, लैटिस वाइब्रेशन ये अपने डिस्कस करेंगे, लैटिस वाइब्रेशन। इसमें अपने फिर उसके बाद में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसी में डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड। ये दोनों टॉपिक अपने फिलहाल डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत जल्दी डिस्कस कर लूंगा मैं इसको।